हफ्ते के आखिरी दिन शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से बेहद दमदार संकेत। निफ्टी पर बड़े इंतजार के बाद क्या एक और बड़े ब्रेकआउट की आज है तैयारी, और क्या कुछ नए लेवल्स की तरफ बढ़ने की कोशिश होगी बाजार की, रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, और जबरदस्त संकेत आज आते हुए दिख रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। तो क्या आज फाइनली ट्रेंड बदलेगा, ये बड़ा सवाल अनिल जी से पूछेंगे। पर बताएं सर, आज की बड़ी बात है। बड़ी बात है ये कि दीप अमेरिकी बाजारों में तेजी हुई है, और भरपूर तेजी हुई है, जैसे आप चाहते हैं उससे कहीं बेहतर तेजी हुई है, और क्वालिटी वाइज भी। तो 450 अंकों की दमदार तेजी के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए हैं। ओपेक प्लस का उत्पादन बढ़ाने के फैसले के बाद कच्चा तेल $117 के ऊपर है, थोड़ा बढ़ कर आया। $3 से $4 का उछाल वहाँ पर देखने को मिला है। खाने पीने के तेल की कीमतें जो है वो खाद्य तेल उसको काबू में करने की कोशिश सरकार की तरफ होती हुई दिख रही है। आज एक अहम बैठक है, और जी बिजनेस ने जो एक बड़ी मुहिम चलाई कि रेस्टोरेंट और होटल्स के द्वारा जो सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं, मनमाने तरीके से वसूल किए जाते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार का फैसला आ चुका है। सर्विस चार्जेस, आपको सर्विस पसंद आई तो ही देने हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आज होता हुआ। जी दी बिल्कुल, तो काफ़ी अहम फैसले आते हुए दिख रहे हैं सरकार की तरफ से। कुछ अहम बैठकें भी हैं आज, वहाँ पर भी नजर रखनी है। एशिया के काफ़ी सारे बाजार सर आज बंद हैं। जो बड़ा सवाल है वो तो मैं आपसे हेडलाइन ही बराबर नहीं है एक्चुअली। आज सिर्फ हेडलाइन नहीं होनी चाहिए कि भारत और जापान के बाजार हैं आजकल। हाँ, सिंगापुर तो मतलब हम ही 2 बड़े बाजार हैं खुले, बाकी तो इंग्लैंड बंद है, चीन बंद है, ताइवान बंद है, हांगकांग बंद है। तो बंद ज्यादा है, खुले कम है। बिल्कुल, काम तो करना है पूरा। एक्सटेंडेड वीकेंड कई और जगह है। यूके तो ऐसे तेजी के साथ आप खोलो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर 200 पॉइंट डबल सेंचुरी मार्क के निफ्टी ऊपर खुलता है तो भले आप सैटरडे संडे भी खुलवा लो, क्या दिक्कत, हम आ जाएंगे हर वीकेंड। हाँ, हर वीकेंड कम से कम हमें पता तो है ना कि 200 बढ़ेगा। तो जिस दिन गिरेगा फिर छुट्टी भी देनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। चलिए, तो बताएं सर, ये कैसे समझ रहे हैं इस तेजी को? कुछ ऐसा ट्रिगर तो आया नहीं, हाँ, बट वही बात है कि थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर मूव करता है, फिर करेक्ट करता है, फिर मूव करता है। तो लेकिन इस बीच में धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और दीप, एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप, अमेरिकी बाजारों का एक ट्रेंड साफ दिख रहा है कि अगर गिरना है या करेक्शन देना है तो कोई खराब खबर आए या हल्का सा ऐसा डर हो, जैसे वो डर खत्म हुआ ना, तुरंत तेजी से बढ़ते हैं। और आपको याद होगा 31,000 31,200 हम लगातार कहने के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। 33,500 तक तो कम से कम इसको जाना है, तो वहां तक वापस आते हुए देखा 33,250 तक पहुंच गया है। बिल्कुल, डाउ तो 33,500 के आसपास तक की तो जगह है, यानी कि यहाँ से भी 200-400 पॉइंट की जगह और अभी डाउ में बची है, कम से कम इतना तो है। और आज इसीलिए डाउ फ्यूचर्स भी 50-75 पॉइंट ऊपर ही नजर आ रहे हैं। सो अमेरिकी बाजारों में कल जो हुआ है वो एक क्वालिटी वाली तेजी हुई है। उसकी वजह है कि पहले सुस्त शुरुआत हुई और मिड सेशन से अमेरिकी बाजारों में मजबूती बनाई, और ये मजबूती बनाते बनाते दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए। न सिर्फ डाउ पर हुआ, बहुत समय बाद ऐसा देखा है दीप की डाउ भी बढ़ा है, नैस्डैक भी मजबूत था, S&P 500, रसेल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है जो ब्रॉडर मार्केट को दिखाता है, वहां भी 2% की तेजी हुई। तो क्वालिटी वाली तेजी है और मूड बदलने वाली तेजी है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए। नहीं तो क्या होता, कई बार ये होता है कि आपके निफ्टी के 4 स्टॉक बढ़े हुए हैं, ठीक है, रिलायंस, TCS, ICICI बैंक वगैरह 3-4 स्टॉक आपने बढ़ा दिए, इंडेक्स बहुत गर्म दिख रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास हरे निशान में, और बाहर नीचे एकदम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो वो आपको मजा ही नहीं आता। लेकिन अमेरिका में कल जो तेजी वो क्वालिटी वाइज मूड बनाने वाली तेजी। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से एक ये अच्छा संकेत है। दूसरा, थोड़ा सा एक तरह से आप नेगेटिव ये मान सकते हो कि कच्चा तेल का थोड़ा सा उछाल आया वापस, तो $10 तो $12 घटा भी था 124 से 112 आया, तो थोड़ा सा बढ़ गया। हालांकि एक अच्छी खबर जो है ग्लोबल मार्केट से, और वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है कि कल बढ़ा क्यों कच्चा तेल, इसलिए कि अमेरिका में भंडार कम हुए। ठीक है, भंडार कम क्यों हुए? भंडार कम क्यों? अगर $125 कच्चा तेल है तो अमेरिका अपने रिजर्व किस दिन रखता है? इसी दिन के लिए तो रखते हैं। भाई, आप इकट्ठा करके क्यों रखे हो कच्चे तेल को? कि अगर भाव जरूर से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हम खरीदने के बजाय अपने स्टोर में से निकालेंगे। है ना, करेंगे। मैं एग्जांपल बता दूं, कई बार हमारे जैसे हिंदुस्तान में सारे खासतौर से महिलाएं हैं, है ना, हम सब लोगों की एक आदत है कि सोना खरीदने की, है ना, सोना खरीद के रखते हैं। अगर सर समझिए घर में कोई फंक्शन है, शादी वादी है, उस समय सोने की जरूरत ज्यादा होती है, गोल्ड की आपको, भाव बहुत बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि अभी रहने देते हैं, जो पड़ा हुआ है वो निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली, बाद में नीचे आएगा तो खरीद लेंगे। यही तो है, यही मेंटालिटी सिंपल है। वही चीज अमेरिका भी कर रहा है। तो इसलिए कच्चे तेल में जो भंडार कम होने की वजह से कच्चा तेल वापस ऊपर आया, उससे चिंता मत कीजिए। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि
4,32,000 बैरल प्रोडक्शन बढ़ाने का जो फैसला था ओपेक प्लस देशों का पहले, वो अब 6.5 लाख बैरल का हो गया। Exactly. यानी कि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो रशिया की तरफ आपको जो सैंक्शन लगाने हैं, उनसे धीमे धीमे आपको कच्चे तेल का इंपोर्ट खत्म करना है। अच्छी बात है। तो अल्टीमेटली ग्लोबली आपको प्रोडक्शन मिल रहा है, वो एक से आए भाई, इस कुएं से आए या उस कुएं से आए, क्या फर्क पड़ता है? पानी पीने से मतलब है। एग्जैक्टली है ना। तो कच्चे तेल में भी यही सिचुएशन है, वो रशिया के ऑयल वेल से आ रहा है या किसी और से आ रहा है। तो ये लॉन्गर टर्म के लिए कच्चे तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए एक अच्छा संकेत है कि अगर रशिया, अच्छा दूसरी बात, रशिया ने इस पे ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भगवान जाने, कुछ अंदर की बात है, लग रहा है इंटरनल कुछ सेटिंग तो है। मेरे को पता नहीं, मेरे को तो तगड़ी सेटिंग ये लगती है कि कहीं न कहीं रशिया को है ना, ये गल्फ कंट्रीज और जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ना इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे होंगे। हाँ, हो सकता है कि आप लड़ते रहो, पीछे से $10-15 पर बैरल हमसे लेके जाओ। हाँ, मतलब कि इतने ऊंचे भाव जिंदगी में इन्होंने कभी एक साथ इतने दिन तक नहीं देखे। मतलब इतनी, और जबकि ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग डिमांड है, चाइना वाइना में तो डिमांड की कमी है आज की तारीख में। सो मेरे ख्याल से जो कच्चे तेल के प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला है वो लॉन्गर टर्म के लिए ठीक है और वो भावों को काबू में रखेगा, हमारे लिए भी अच्छा है। सो आई थिंक इससे बढ़िया ग्लोबल संकेत शुक्रवार की सुबह आप मांग नहीं सकते कि डबल सेंचुरी आपका SGX लगाए। इतना बढ़ने के बावजूद भी डाउ हरे निशान में है। सो आई ऑल सेट, बढ़िया है। ग्लोबल संकेत तो बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, मजबूत। एब्सोल्युटली, तो इससे बेहतर आप मांग नहीं सकते थे और कच्चे तेल का भी सहारा है। अच्छा सर, ये बताइए, एक तो जो कल हमारे बाजारों में एक्शन दिखा, स्पेशली निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, और आज जो संकेत 16,800 पर इस समय निफ्टी है जी, क्या अब फाइनली ट्रेंड बदलने के लिए तैयार है? हाँ जी, बिल्कुल तैयार। हाँ, और पिछले 3 दिनों तक हमने ट्रेंड नहीं बदलने का डिसीजन लिया, वो भी सही था जी। 16,700 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, उम्मीद करें कि आज मिलेगी, उम्मीद करें आज मिलनी चाहिए 16,700 के ऊपर। और कोई वजह नहीं कि आप 16,700 के ऊपर आज बंद ना हो, गैप से खुलने के बाद अगर थोड़ा बहुत नीचे आए तब भी। और एक बार 16,700 के, बेसिकली 16,675 के ऊपर की ही क्लोजिंग चाहिए। उसके ऊपर क्लोजिंग मिलने पर आपका ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। दीप देखिए, दो चीज़ है, बैंक निफ्टी ने पहले ही थोड़े संकेत दे दिए थे और 36,083 का हाई बनाकर थोड़ा बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था। निफ्टी 16,700 का हाई बनाकर 695 का हाई बनाकर थोड़ा टाइम पास कर रहा था। कल लीडरशिप बड़े दिनों बाद निफ्टी की तरफ से आई है। देखिए, बैंक निफ्टी की लीडरशिप मेरे दिल के करीब है, लेकिन निफ्टी की लीडरशिप बाजार को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ब्रॉडर है और वो बाजार को ज़्यादा सही और क्लियर कट डायरेक्शन देती है। तो कल आउट परफॉर्मेंस जो निफ्टी की तरफ से आई है वो अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी में कुछ, बैंक निफ्टी भी आज लगा लेगा, पीछे दौड़ लगा लेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी ने कल जिस तरह के संकेत दिए, मुझे लगता है कि एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए तैयार है। और आज अगर हम 16,675, 16,700 के ऊपर बंद होते हैं तो शायद अगले हफ्ते में आप 17,000 देख ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। 17,000 में बचा ही क्या है फिर? अब तो फिर डिस्टेंस 350-400 पॉइंट है यहाँ से, तो 17,000 के प्लस का आंकड़ा आपको जल्दी आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मूव आ सकता है, बस आ सकता नहीं, आएगा ही। हाँ, और कल इसीलिए दीप, और सबसे बड़ी बात है, कल सेकंड हाफ में स्पेशली 2 बजे के बाद मार्केट ने वो सिग्नल दिया कि मैं करेक्शन पूरा कर, और अच्छी चीज़ है कि वो सिग्नल हमने बहुत टाइमली पकड़ भी लिया कि ये भागने को तैयार। जैसे 16,500 पार किया ना, और जब बैंक निफ्टी भी लगभग 35,500 पार करने की कोशिश करता हुआ दिखा, वहां से वो सिग्नल मिल गया आपको कि 3 दिनों का कंसोलिडेशन करेक्शन पूरा करके 2.5 दिनों का ये ऊपर निकलने को तैयार है, वो मिल गया। तो कल ही हमारा कॉन्फिडेंस आ गया था, राइट। एक्चुअली वो बोल्ड कॉल सुबह भी आ सकता था, लेकिन मैंने कहा कहीं बर्थडे के चक्कर में अगर कुछ ज़्यादा बोल्ड कॉल दे दिया, पता चल नहीं चला तो है ना, बोलेंगे आज के दिन भी आपको खराब ही करना था, कॉल देंगे तो इज्जत बनी रहेगी। कल ऊपर आ गया। आज जिन लोगों ने कल खरीदारी की, आज उनके लिए फायदा होना हो ही जाएगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये अच्छी बात है। सर, आपने कल के एक्शन की बात करी, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, कल शाम से एक्चुअली ट्विटर पे काफ़ी चल रहा है ये, और कई लोग स्पेकुलेट भी कर रहे हैं, कल 14,500 की कॉल पर हैवी राइटिंग किसी ने करी, 14,500 की कॉल पर राइटिंग करी, और उसकी वजह से कुछ 200-250 करोड़ का नुकसान वाला ट्रेड होते देखा। अब लोग कह रहे हैं फ्रीक ट्रेड था, कोई कह रहे हैं कि कोई पुट बेचना चाहता था, उसने गलती से कॉल बेच दी, कुछ और थ्योरीज आ रही हैं। कोई व्यू है सर इस पर? एक्सचेंज की तरफ से भी बाद में फिर कुछ आया? जी, पहले तो हुआ क्या है वो समझ लीजिए। 16,500 के आसपास आपका निफ्टी चल रहा है। अगर किसी को कोई कॉल बेचना है तो नेचुरली आमतौर पर, और बड़ी क्वांटिटी बेचनी, तो वो एट द मनी वाला बेचता है। 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे का हो सकता है। तो किसी को कॉल बेचना है, वो नेचुरली 16,500 का बेचना पसंद करेगा, राइट।
लेकिन अगर 16,500 की निफ्टी पर किसी को 14,500 के कॉल में कोई एक्शन लेना भी है तो कितना लेगा? एक लिमिट से 10, 20, 50, 100 लॉट, करेक्ट। 2.5 लाख शेयर निफ्टी के बिके हैं 14,500 के 14,500 के कॉल पर कल जी 2:30 बजे के आसपास, दोपहर 2:15, 2:30 बजे के आसपास 15 पैसे तक बिक गए। अब इसमें 3 सिचुएशन हो सकती है अलग अलग। पहली सिचुएशन ये कि किसी को 16,500 का कॉल बेचना था, उसने गलती से 14,500 सेलेक्ट कर लिया और डाल दिया, भाव बिक गया नीचे, वो पंचिंग एरर है। दूसरा ये हो सकता है कि कोई एल्गो ट्रेड है, समझिए आपने 14,500 की कॉल खरीद रखी थी पहले और आपको पेमेंट देना है प्रीमियम का, आप नहीं दे पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो जो आपका ब्रोकर है वो बोलेगा भाई तुम पैसे नहीं दे रहे, मैं तुम्हारा भेज देता हूँ जो भी मार्ग है। इसकी संभावना कम है, राइट, क्योंकि जनरली जब आप कॉल खरीदते हो तो आपको उतने ही पैसे देने होते हैं जितनी प्रीमियम है। सो ऐसे जनरली कम ही कोई करेगा जी, करेक्ट। और कॉल राइटर का तो अगर होता तो ये तो खरीदने का सौदा तो है नहीं, सौदा तो जो हुआ वो बेचने का हुआ नीचे की प्राइस का, करेक्ट। सो वो संभावना कम है। और तीसरी संभावना ये हो सकती है, कई बार क्या होता है कि आप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन प्रॉफिट लॉस के एडजस्टमेंट के लिए करते हैं, जो पहले कई बार हुए। उसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई लोगों को कई सारे नोटिस भेजे, कई सारी चीजें इलिक्विड ऑप्शंस में जो ट्रेड होते थे, क्या वो वैसा मामला है ये पता नहीं। अगर सिर्फ एल्गो ट्रेड की वजह से कोई ऐसा आपने ऑप्शन लिख दिया जो गलती से बिक गया बिना लिक्विडिटी की वजह से, वो हो सकता है, पंचिंग एरर हो सकती है। लेकिन कल एक्सचेंज की तरफ से एक नोटिस आना, सर्कुलर आना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो सर्कुलर आया, देखिए अगर नॉर्मल पंचिंग एरर होती तो शायद एक्सचेंज सर्कुलर नहीं भेजता। एक्सचेंज ने सर्कुलर भेज के बहुत साफ साफ कहा है एनएससी ने तुरंत एक्शन लेके कि भाइयों ध्यान से ऑर्डर प्लेस कीजिए। अगर आप एबनॉर्मल प्राइस पे कहीं दूर जाकर कुछ भी मार्केट की प्राइस रिकवरी को डिस्टर्ब करेंगे तो एक्सचेंज एक्शन लेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है कि ये नॉर्मल एल्गो ट्रेड या पंचिंग एरर नहीं लग रही, एक्सचेंज को कुछ न कुछ इसमें लग रहा है। और एनएससी की तारीफ करनी चाहिए कि तुरंत उन्होंने एक्शन लेके तुरंत दिया, नहीं तो यही चीज करने में वो आराम से समय लगा सकते थे। देखेंगे करेंगे क्या वाकई में पंचिंग एरर थी, लेकिन बहुत फास्ट उन्होंने एक्शन लिया और तुरंत नोटिस भेजा है। तो आई थिंक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वाकई में एक पंचिंग एरर थी, वाकई में एल्गो ट्रेड कोई गलत लिखा गया था, या कोई किसी तरह के प्रॉफिट के एडजस्टमेंट करने के लिहाज से आप आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन खरीद ले, बेच दें, एक को प्रॉफिट हो जाएगा, दूसरे को नुकसान हो जाएगा, पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये भी काफी लोग कह रहे थे कि शायद ऐसा भी हो सकता है, कोई पहले कई बार हुए हैं। अच्छा, और इसीलिए तो एक्सचेंजेस ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मिलकर जो इलिक्विड ऑप्शंस हैं उसके ऊपर एक्शन लिया। तो आज देखिए लिक्विड ऑप्शंस में जल्दी से होता नहीं, बीच में इलिक्विड ऑप्शंस में कुछ जो ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग लिमिट सेट हुई थी वो भी इसी वजह से हुई थी कि लोग एबनॉर्मल प्राइसेस में ऑप्शंस में प्राइसेस डाल देते थे। तो वो सारी चीजें की, हर एक चीज का अपना फायदा नुकसान है, लेकिन एक्सचेंज की तरफ से क्विक रिएक्शन आया, ये अच्छी बात है। अच्छा एक चीज और, अब ये तो खैर ठीक है, एक रेगुलेशन वाली बात होगी, लेकिन क्या कल दोपहर के बाद मार्केट जो एकदम बढ़ा 2:30 बजे, वो इसी वजह से बढ़ा है कि अगर 2.5 लाख निफ्टी किसी का शॉर्ट हो गया है और उस जिस ऑप्शन को आपने बेचा है 14,500, वहां तो आप काटने जाएंगे तो कटेगा नहीं। सो आपके पास ऑप्शन ये कि या तो आप फ्यूचर्स में काट लें या एट द मनी कॉल ऑप्शन ले लें या ऐसा कुछ करें। सो हो सकता है, बट 2.5 लाख बहुत कम होता है। 2.5 लाख निफ्टी क्या है, आपको मुश्किल से 10-15 पॉइंट के गैप में आपको ऐसा मिल जाए। सो आई डोंट नो, बट एक ट्रिगर कल की टाइमिंग मैच हो रही है, टाइमिंग मैच रिकवरी की, लगभग उसी वजह से रिकवरी, उसी वक्त रिकवरी आती हुई देखिए। तो ये सारा एक्शन आपके लिए। बिल्कुल, तो यही कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन कल बाजार का हुआ है, इस पर अनिल जी का नजरिया भी आपके लिए। आइए सर, फिर आज का सेटअप समझते हैं, लिस्टिंग है, थोड़ी देर में उस पर भी बात करेंगे। बताएं आज का व्यू। ग्लोबल संकेत है पॉजिटिव दीप, एफआईएस के संकेत फिर से नेगेटिव साइड पर आते हुए दिखे, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट पॉजिटिव होता दिख रहा है, ट्रेंड आज तक नेगेटिव है, कल से पॉजिटिव, आई मीन सोमवार से होने की न्यूट्रल होने की पूरी संभावना। सपोर्ट रेंज, आज दीप नीचे के सपोर्ट रेंज काफी इंटरेस्टिंग और काफी छोटे निकल कर आए हैं, आपको सुनकर मजा आएगा। 16,525, 16,575 तुरंत प्रवाह से सपोर्ट का काम करेगा, और इसके नीचे 16,450, 16,500 स्ट्रॉन्ग बाय जो निकल कर आता है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में आपने इनफैक्ट 3 नहीं
4 दिनों के तो डेटा में देखा, हाँ 4 दिनों में आपने 16,438 का लो नहीं तोड़ा है, तो वो आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 16,438 होता है, मैंने राउंड फिगर में 16,450 लिख दिया। ऊपर कितना जा सकते हैं? 16,750, 16,825 ये वो रेंज है जहां पर हम शुरुआत करके थोड़ा टाइम पास करेंगे। 16,825 को पार करके टिके तो फिर फ्रेश खरीदारी और बड़ी तेजी बनेगी, जो 16,875 से 16,950 तक निफ्टी को ले जा सकती है। और वहां पर जो लास्ट वाला नंबर है 16,950, वहां पर थैंक यू वेरी मच करना है। जो भी आपके पास हो एक बार प्रॉफिट बुक करके इंतजार करें। 17,000 के जितना नजदीक बेच पाएं जरूर बेचना चाहिए। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर तो एक बार शॉर्ट भी करना चाहिए, लेकिन आए तो हाँ 16,950 17,000 वो बेचने की, प्रॉफिट बुकिंग करने की बहुत ही फर्स्ट क्लास रेंज है, और वो जरूर करिए, जरूर करिए। और उसकी भी वजह अभी से बता दूं, 17,000 के लेवल पर कॉल ऑप्शन में मंथली वीकली दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, बड़ा लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। एक बार तो वहां जाकर रुकेंगे, ठीक है ना, अनलेस कि रशिया यूक्रेन का युद्ध विराम हो जाए तब तो अलग बात है। हाँ, मतलब कोई खबर आ जाए तब तो अलग बात है। डेटा के हिसाब से आपको वहां जाके रुकना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ठीक है सर। अब आइए बैंक निफ्टी। यहाँ भी रेंज मैंने बहुत छोटी कर दी थी, 35,400 35,500, 35,400 के आसपास कल का लो है 35,385 का, तो 35,400 35,500 तुरंत सपोर्ट है। 35,100 से 35,300 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, यहाँ पर आए तो जरूर खरीदारी कीजिए। ऊपर कितना जा सकते हैं? 35,875 से 36,075, इस रेंज में हम खुलेंगे और टाइम पास करेंगे। इसके पार निकले तो एक बैंक निफ्टी में भी फिर से फ्रेश ब्रेकआउट आता दिखेगा, जो 36,275 से लेकर 36,400 तक बैंक निफ्टी को ले जाएगा। ये बड़े लेवल्स आपके लिए बैंक निफ्टी के आते हुए दिखेगा। ठीक। अब आइए सपोर्ट लेवल। 4 ही हैं खाली, आज कम हो गए। हाँ, उसमें भी एक तो कल की क्लोजिंग वाले ही है 16,625, जहां हम बंद हुए। गैप से खुलने के बाद ये पहला सपोर्ट हो जाएगा 16,575 525 और 450, बस ये लेवल से। ऊपर की तरफ 700 750 दो छोटे हैं, 825 875 मीडियम है, और 16,950 16,975 फाइनल टारगेट ऊपर के निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए भी सपोर्ट लेवल छोटे हैं, क्योंकि आप बंद हुए 35,625 पर, तो 35,500 35,400 35,300 तीन छोटे सपोर्ट हैं। इसके नीचे का एक 35,100 है, तो 4 इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। 35,625 जहां बंद हुए तो बहुत ही छोटे सपोर्ट लेवल है। ऊपर की तरफ 35,750 35,825 और 35,950, ये 3 लेवल्स हैं छोटे वाले। फिर 36,075 आपका निकल कर आता है, इसको पार करके टिके तो 36,175 275 350 और 400, ये 36,400 तक के लेवल्स आपके लिए निकल कर आते हैं। तो बेसिकली आपको देखना है कि 35,950 से 36,075 की जो रेंज है 125-150 पॉइंट की, ये आपके लिए क्रूशियल और क्रिटिकल है ऊपर की तरफ। ये आपके लिए सारे लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बताएं सर, डेटा जहां तक एफआईएस की पोजीशनिंग का सवाल है, आज क्या लग रहा है, और साथ ही पीसीआर कैसा है आज के लिए? एफआईएस की तरफ से इंडेक्स पोजीशन फिर से घटकर 40% आ गई, दीप 46 से। अच्छी बात है, एफआईएस हल्के हो चुके हैं, और कल के सेशन में 1,350 करोड़ की एफआईएस की इंडेक्स में बिकवाली की सारी की सारी लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हुई। कल पता नहीं क्यों बेचा, ऐसा क्या था? कल लग रहा था कल मतलब डाउ 100-150 ऊपर था, ऐसा तो कुछ खराब नहीं था जिसकी वजह से एफआईएस ने इंडेक्स लॉन्ग काटे। पता नहीं सर, सरप्राइजिंग था ये। आज डेटा देखकर तो सरप्राइजिंग है ना, तो सरप्राइजिंग तो, बट अच्छा है, हल्के हो गए। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़कर आया 1.18, कोई चिंता की खास बात है नहीं, न्यूट्रल है। और विक्स डाउन हुआ है 2% से। अब आइए एग्जिस्टिंग पोजीशन, जो पिछले 4 दिनों का लो है 16,438 का, उसके नीचे 16,425 पे इंट्राडे स्टॉप लॉस है। क्लोजिंग बेसिस पे 16,500 का लगाना है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से आप 16,500 के नीचे बंद नहीं हुए, वो आपके लिए अब स्टॉप लॉस हो जाएगा। बैंक निफ्टी 35,250 इंट्राडे बेसिस पर, पिछले 4 दिनों से आप 35,250 के नीचे बंद नहीं हुए। 35,200 1 2 3 4 5 दिनों से 35,250 को आप क्लोजिंग इंट्राडे बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं, वही आपका स्टॉप लॉस होगा। और क्लोजिंग दीप इंटरेस्टिंग है, बहुत नजदीक का स्टॉप लॉस दिया है 35,400 का, क्योंकि दीप 5 दिन ऐसे हो गए जहां आप 35,487 आपका लोएस्ट क्लोजिंग है, यानी 35,500। तो अब हम स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे 35,400 का रखेंगे। तो आज के स्टॉप लॉस बहुत टाइट है, आप देखिए कल की क्लोजिंग से, गैप से खुलने के बाद आपके लिए परफेक्ट स्टॉप लॉस। आज स्टॉप लॉस में कहीं कोई छेड़छाड़ ना करे लॉन्ग साइड वाले में, यही रखना है, यही रखना है, बहुत क्लियर है। कई बार ऐसा होता है, मैं कहता हूँ कि आप अपनी अपनी सुविधा से रखिए, आज कोई सुविधा वाले वो फ्रीडम नहीं है आपको, यही स्टॉप लॉस रखना है। निफ्टी में इंट्राडे 35,200, बैंक निफ्टी में इंट्राडे 35,250, क्लोजिंग 35,400, और निफ्टी में इंट्राडे 16,425, क्लोजिंग 16,500, यही रखना है। क्योंकि आज का सेशन मेरे लिए मेक और ब्रेकआउट, अगर आज बढ़िया ब्रेकआउट के बाद अगर हम खराब क्लोजिंग देते हैं तो मजा नहीं है। अगर आज एक अच्छी क्लोजिंग दे देते हैं तो आज वीकली क्लोजिंग है,
इसलिए आज के सेशन में आपको ब्रेक स्टॉप लॉस यही रखने, इसमें बदलना मत। ठीक है। अब आइए शॉर्ट साइड पर 16,700 क्लियर कट, तो खुलते ही आपका स्टॉप लॉस डे ट्रेडर्स के लिए जाएगा। और क्लोजिंग भी अगर 16,700 के ऊपर मिलती है तो थैंक यू वेरी मच। फिर अब वो 16,700 के ऊपर क्लोजिंग 750 होती है, 825 होती है, कहाँ होती है नहीं पता, लेकिन 700 के ऊपर बंद हो रहा है तो आपको काट लेना, क्लियर कट है। ठीक है। बैंक निफ्टी 35,825 के ऊपर इंट्राडे में निकलता है, काट लीजिए। और अगर फिर भी किसी को दूर रखना है तो 36,100 रखिए, लेकिन 36,100 क्लोजिंग बेसिस पे आपको काट ही लेना है अगर उसके ऊपर बंद होता था। और जिन लोगों को क्लोजिंग बेसिस पे छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 35,825 का रख सकते हैं, जिनको इंट्राडे बड़ा स्टॉप लॉस रखना है वो 36,100 कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉप लॉस इंटरचेंज कर सकते हो आप अपनी पोजीशन के हिसाब से, लेकिन रहेंगे लेवल ये दोनों। क्यों? अब तक की आपको बेस्ट क्लोजिंग 30 मई को मिली है 35,826 की इस रनअप में, उसके ऊपर बंद होने पे आपको काट लेना है। ठीक है, क्लियर है? समझ गया। ये स्टॉप लॉस। नई पोजीशन सर क्या करना है? खरीदे निफ्टी 16,500 के स्टॉप लॉस के साथ, गैप से खुलने पर बहुत ज़्यादा गैप से ना खुले, जितना कम गैप मिले उतना बढ़िया। 16,500 स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 700, 750, 825 तीन तो विजिबल है। उसके बाद 875, 950, 975 तीन टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी निफ्टी में। बेचना चाहते हैं बेचिए। 825 से मूड बनाना शुरू करें कि मुझे बेचना है, मुझे बेचना। 825 पे बेच सकते हैं, 875 पे बेच सकते हैं, 950 आए तो और बेच सकते हैं। तीन टुकड़ों में बेचिए। 17,050 का आपका स्टॉप लॉस होगा। मुझे देखना है दीप की 750 के ऊपर टिकता है या नहीं टिकता है। अभी तक तो जो लग रहा है गैप से खुलने के संकेत दे रहा है, तो उसके बाद 825 से बेचने के बारे में सोचेंगे वहाँ के डाउ फ्यूचर्स को देखकर और उस वक्त के रुझान को देखकर। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 16,750, 700 और 650 तीन छोटे टारगेट है, अचीवेबल है। इसके बाद वाले का पता नहीं। 16,625, 575 और 525 ये 6 टारगेट। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदना है आपको और स्टॉप लॉस होगा आपका 35,250 का। ठीक है। ऊपर के टारगेट 35,750, 825 दो छोटे टारगेट है। 35,950 और 36,075 दो मीडियम टारगेट है। यहाँ तक की विजिबिलिटी है। इसके ऊपर बड़े ब्रेकआउट आने पर हम बढ़ेंगे, तब 36,175, 275, 350 और 400 ये और आगे के 4 बड़े टारगेट बनेंगे अगर हम दौड़ लगा लेते हैं। तो देखते हैं एक दिन के ठहराव के बाद क्या बैंक निफ्टी वापस से ड्राइविंग सीट पर आने की कोशिश। मेरा वही सवाल था, क्योंकि निफ्टी का कंसोलिडेशन तो हो गया, बैंक निफ्टी 2-3 दिन से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के मुकाबले। एक्चुअली बैंक निफ्टी पहले भाग गया था, पहले भाग गया था। हाँ। लेकिन व्यू कोई चेंज नहीं, बैंक निफ्टी पे व्यू तेजी ही है, तेजी का 100% है। 100% सरकारी बैंक, इवन सेलेक्टिवली प्राइवेट बैंक, बैंक निफ्टी बढ़ने में ही आगे रहेंगे ही। एक आध दिन हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। बैंक निफ्टी सेल कॉल सर बेचना है? हाँ वो बच गई। बेचे या नहीं? बेचना है, लेकिन ये बहुत एक ही सेल कॉलर दीप एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। राइट। 35,975 से 36,075, 35,950 कर दें इसको। 35,950 से 36,075 की रेंज में आपको बेचना है। स्टिक स्टॉप लॉस के साथ बेचना है। इसके ऊपर निकल जाए तो डबल लॉन्ग, जो कल आपको अरमान ने समझाया था, डबल लॉन्ग। हाँ। डबल लॉन्ग इससे याद रह जाता है एक्चुअली। ये क्या है, अब बैठ गया वो। हाँ बैठ गया। 36,150 का स्टॉप लॉस होता है, 36,200 रखा है मैंने। उसके बाद शॉर्ट नहीं, क्योंकि 36,100 के ऊपर तो बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। तो अगर रुकना है बैंक निफ्टी को तो यहीं रुकना है। तो आप देखिए कहाँ खुलते हैं, उस समय की क्या ग्लोबल सिचुएशन होती है। 36,075 के आसपास एक बार बेचने का सोचिए। 36,200 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट नीचे के जो बनेंगे, ये सारे टारगेट जितने हैं इनको 35 कर दीजिए। 35,875, 35,825, 35,750, ये 36 नहीं है। बेचने के टारगेट नीचे के होंगे। 35,875, 35,825, 35,750, 35,625, 35,400, 35,300 तक के टारगेट्स आपके लिए होंगे, जहां पर आपको बैंक निफ्टी में करनी है बिकवाली। 36,200 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये है आपके लिए पूरा। बेचने में थोड़ा सावधान रहना है। अगर बैंक निफ्टी आज वो दिखाने की कोशिश करे ताकत की और मैं पहले भागूंगा एक दिन के बाद, तो आपको ऊपर में बेचना है या नहीं बेचना है। एक्चुअली आज के लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज जो करनी चाहिए दीप। लगातार 3 दिन से हम कह रहे हैं कि दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे। सपोर्ट पे लीजिए, रुकावट पे भेजिए। आज थोड़ी सी चेंज ये कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की कर लें। राइट। बजाय कि ऊपर के लेवल पे कर सकते हैं शॉर्ट करने में या थोड़ा बेचने में हर्ज नहीं, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि आज एक संकेत तो आ रहे हैं थोड़े से ब्रेकआउट के। लेट्स सी आज 16,700 के ऊपर हम बंद हो पाते हैं, और अगर 36,100 के ऊपर बैंक निफ्टी में निकल पाते हैं तो इससे बढ़िया फ्राइडे हो नहीं सकता। एब्सोल्युटली। संकेत तो है निकल गए।
बिल्कुल, तो बढ़िया सेशन के लिए हो जाइए तैयार, अच्छे ब्रेकआउट के लेवल्स आ रहे हैं। एफएस का डेटा वैसे थोड़ा तो हमने टच कर लिया, बट वहां से कुछ इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंटली वायदा कारोबार लेवल्स। एक इंटरेस्टिंग चीज दीप जो है कि कल बड़े दिन बाद बहुत छोटे छोटे डेटा हैं, सिर्फ 450 करोड़ की कैश में बिकवाली की है। उसके सामने 613 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो नेट 150 करोड़ का एफआई ने खरीदा स्टॉक में। 1350 करोड़ के इंडेक्स जरूर बेचे और वहां ओपन इंटरेस्ट घट कर आया, और उसमें भी बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पोजीशन कम किया, पता नहीं क्यों कि मेरे समझ नहीं आया। ठीक है, घरेलू फंड का तो सिस्टम ठीक है, जितना तुम बेचोगे उतना हम लेंगे, तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कितना बेचना है। तो उन्होंने 450 करोड़ का ही कैश में बेचा, तो उन्होंने 131 करोड़ का ही खरीदा है। सो ये न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर है। अब आइए ये एफएनओ के डेटा, कोई खास है नहीं दीप, क्योंकि क्या है कि सीरीज की शुरुआत है वीकली। 16,600 एकमात्र इंपॉर्टेंट लेवल है, 16,600 के नीचे रहेंगे तो वहीं से आपको मंदी गिननी है, क्योंकि आप खुली 16,800 के आसपास हैं। तो उसके बाद सीधा एक बड़ा लेवल जो निकल कर आता है वो 17,000 का आता है, क्योंकि 17,000 पर 25 लाख शेयर है। बैंक निफ्टी के लिए 36,000 हल्की सी रुकावट का लेवल है, 13 लाख शेयर है वहाँ पर, उसके पार और बढ़ा। तो आज सीरीज के पहले दिन नेचुरली डेटा कम है, तो जो लेवल्स पहले बताए वही ठीक। डन सर, तो चलिए ये आपके लिए आज की पूरी स्ट्रैटेजी। और कहाँ पर रखनी है नजर तो रखनी है नई लिस्टिंग पर भी। लिस्टिंग भी है 9 बजे बिल्कुल 8:55 टाइम सेट कर लीजिए। नई लिस्टिंग पर अनिल जी अपनी राय देंगे, जो एथर इंडस्ट्रीज की आईपीओ आज लिस्ट होगी। आइए जानते हैं आज के खबरों वाले शेयर्स, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही पूरा ब्रोकरेज एक्शन भी। वरुण, कुशल और आशीष हैं हमारे साथ तैयार। मॉर्निंग वरुण, आपसे करते हैं शुरुआत, बताएं ट्रिगर्स और खबरें। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले ट्रिगर्स में तो एवरेडी का जो ओपन ऑफर है जो बर्मन्स ने दिया था वो आज से शुरू होने वाला है। 26% स्टेक के लिए 320 रुपये प्रति शेयर का ऑफर प्राइस है, तो यहाँ पे नजर रखेगा। और बटरफ्लाई गांधीमती का जो ओपन ऑफर था क्रॉम्पटन के तरफ से वो आज खत्म होने वाला है, करीब 1434 रुपये के प्राइस पे ये ओपन ऑफर था, तो इन दोनों स्टॉक्स पे नजर रखेगा। टोरेंट फार्मा 23 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की आज एग्जिट है, यहाँ पे नजर रखना है। असाही सोंगवांग यहाँ रिकॉर्ड डेट है बायबैक की, 400 रुपये प्रति शेयर के भाव पे बायबैक किया है और 9.5 करोड़ के आसपास का बायबैक है। इसके अलावा एफएमसीजी कंपनीज पे नजर रखेगा, क्योंकि एडिबल ऑयल की जो लगातार कीमतें बढ़ रही है उस पर सरकार ने एक अहम बैठक आज बुलाई है, देखते हैं क्या वहाँ से निकल के आता है। अब स्टॉक स्पेसिफिक बताता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो अल्ट्राटेक सीमेंट पे नजर रखेगा, क्योंकि बोर्ड ने बड़े केपेक्स प्लान को मंजूरी दी है। 12,886 करोड़ के आसपास कंपनी जो है वो केपेक्स करने वाली है। FY25 तक ये केपेक्स जो है वो पूरा करेगी। डेट और इंटरनल एक्रूवल्स के जरिए केपेक्स को पूरा किया जाएगा और करीब 22.6 MTPA की क्षमता जो है उसका प्लान कंपनी का है, अतिरिक्त क्षमता का प्लान है। रेस्टोरेंट्स QSR कंपनीज पे नजर रखेगा, क्योंकि सर्विस टैक्स मामले पे होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन से तुरंत से प्रैक्टिस रोकने को कहीं ना कहीं कहा गया है, और सरकार ने कहा है कि अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो हम जल्दी कोई ना कोई कानून लेके आएंगे जिसके तहत इसको रोका जाएगा या फिर जिसके तहत इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और दीपक नाइट्रेट यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि कल इस कंपनी के वडोदरा में नंसेरी जो प्लांट है उसमें एक बड़ा धमाका हुआ है। हालांकि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन धमाका बहुत बड़ा था, तो उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको इस काउंटर पे देखने मिल सकता है। तो नजर रखेंगे दीपक नाइट्राइट और बाकी सारे काउंटर्स पर भी। कुशल, मॉर्निंग बताएं आप कौन सी खबरें और कुछ कल फंड एक्शन भी हुआ है इसके बारे में भी बताएं। मॉर्निंग दीप, सबसे पहले तो जो क्लास 8 ट्रक से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वहां पर फोकस रखिए, क्योंकि इसके नंबर्स आ गए हैं। भारत फोर्ज, रामकृष्ण फोर्जिंग जैसे स्टॉक्स पर फोकस रखिए, क्योंकि मई में जो नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री है वो 13,300 यूनिट्स पर आती हुई दिखी है। पर मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ये जो बिक्री आंकड़े आए हैं ये 6 महीनों के निचले स्तरों पर है। साथ ही साल दर साल देखेंगे तो 43.6% की गिरावट रही है और महीने दर महीने 15% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव खबर इनके लिए होती हुई दिख सकती है। साथ ही डीएलएफ पर फोकस रखिए। नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी ने डीएलएफ को करीब 25 करोड़ रुपए लौटाने को कहा है। अब ये लौटाने को इसलिए कहा है क्योंकि 3 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट खरीदारों के पास नहीं लौटाया गया है उसका आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही आइनॉक्स विंड यहाँ पर फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन प्रमोटर इन्वेस्टर है लैंड लीज कंपनी, उसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है। 1 और 2 जून को ये अलॉटमेंट किया गया था और अलॉटमेंट के जरिए कुल मिलाकर कंपनी ने 197 करोड़ रुपए जुटाए हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और साथ ही वारंट्स यहाँ पर जारी किए गए हैं। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट सब्सिडियरी जो है इनकी, उनको NHAI से रोड प्रोजेक्ट्स के लिए कंसेशन अग्रीमेंट इन्होंने साइन कर लिया है और ये कुल प्रोजेक्ट की कीमत है 1577 करोड़ रुपए। IB रियल भी फोकस में रहेगा, क्योंकि समीर गहलोत समेत 10 शेयर धारकों को प्रमोटर कैटेगरी से हटाकर अब पब्लिक कैटेगरी में डाल दिया गया है। 2 डील्स है मेरे पास, जिसमें अरविंद लिमिटेड, यहाँ पर बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने लगभग
16.3 लाख शेयर्स बेचे हैं 101 रुपए 10 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और अंत में हाल ही की लिस्टिंग प्रोडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, यहां पर प्रमोटर रमेश चंद्र चमनलाल शाह जी ने करीबन 4.2 लाख शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट में, और ये कल के दिन में ही सौदा होता दिखा है, और इससे इनकी हिस्सेदारी अब 56.78% से बढ़कर 57.81% हो गई है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और कई सारी जो बड़ी डील्स कल होती हुई दिखी हैं, पर आज ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं इन खबरों पर। आइए जानते हैं इनके बारे में एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट आज बड़ी खबरों में से एक यही है, ऐसा स्टॉक है जहां पर बड़े केपेक्स के अनाउंसमेंट किए गए। 12,886 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है, जिसके चलते आप देखिए सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 6,008 रुपये की कल की क्लोजिंग है, 7,640 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। लेकिन मॉर्गन स्टैनली देखें तो ये ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें और इनसे ज़्यादा बुलिश हैं, क्योंकि 8,800 रुपये का लक्ष्य दिए। अन्य ब्रोकरेज हाउस भी देखें तो स्टॉक पर बुलिश हैं, खरीदारी किराए दे रहे और करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा ही लक्ष्य दिया है। और इसके बाद अगर आप देखें तो केपेक्स अनाउंसमेंट के बाद बाकी सभी सीमेंट स्टॉक्स पर भी जो है कवरेज आई है। अंबुजा सीमेंट यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, हालांकि अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 374 की क्लोजिंग है, 335 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 410 के लक्ष्य के लिए। एसीसी पर मॉर्गन स्टैनली जो है ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 2,050 रुपये के लक्ष्य के लिए, और क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की राय दी है 2,450 रुपये के लक्ष्य के लिए। श्री सीमेंट पर देखें तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 29,000 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दिया, 21,635 की कल की क्लोजिंग है। और वहीं न्यूट्रल की रेटिंग दें क्रेडिट स्विस 24,500 रुपये के लक्ष्य के लिए। डालमिया भारत, ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1374 की जो है कल की क्लोजिंग है, और ये 1,700 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और ग्रासिम पर देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1,800 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो टीसीआई एक्सप्रेस, यहाँ पर जेफरीज की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है क्योंकि खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1,610 की कल की क्लोजिंग है, ये 2,300 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और मान रहे कि B2B रेवेन्यूज देखें तो 95% है, ई कॉमर्स से केवल 5% आय आती है, लेकिन आगे जाकर ग्रोथ काफ़ी बढ़िया और FY25 तक जो है करीब 30% EPS ग्रोथ का अनुमान भी लगाकर चल रहे हैं, तो इस स्टॉक के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। और भारतीय एयरटेल क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 900 रुपये के लक्ष्य के लिए। बजाज ऑटो पर न्यूट्रल की राय दी है 4,030 रुपये का लक्ष्य दिया है, और टाइटन पर भी न्यूट्रल की राय दी है 2,600 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो सारी रिपोर्ट जिन पर आज आपको करना है फोकस। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। हफ्ते के आखिरी दिन लेते हैं सबसे पिक ऑफ द डे। सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। बंसल जी, सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। मेरा अनिल जी पिक ऑफ द डे है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। कल के सत्र में एक नेकलाइन पहले से टूटी हुई थी, एक फॉलो अप ब्रेकआउट, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। 140 140 का स्टॉप लॉस है, 152 के टारगेट के लिए अशोक लीलैंड पर खरीदारी की राय है। ओके, अशोक लेलैंड कल क्लोजिंग शो में लगातार खरीदारी की रिकमेंडेशन में आता हुआ दिखा है, स्टॉक में तगड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है, आज ये दिखाएगा कमाल भी। और धन्यवाद आपको आशीष केलकर साहब की तरफ से, जिन्होंने स्पेशल बर्थडे पिक के तौर पर कल अशोक लेलैंड चुना भी था। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, पिक ऑफ द डे में खरीदना है बजाज फिनसर्व को। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न तैयार है जिसका ब्रेकआउट आज आता हुआ नजर आ सकता है। फ्यूचर्स में 12,950 का क्लोज है, तो 12,900 के नीचे का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे, और अपसाइड में 13,400 13,500 तक के टारगेट्स आज के सेशन में बजाज फिनसर्व में आते हुए नजर आ सकते हैं, तो बजाज फिनसर्व में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये सारे लेवल्स आप फ्यूचर्स की दे रहे हैं ना हिमांशु जी? जी सर। ओके, फर्स्ट क्लास। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे, और सचिन जी हमारे साथ तैयार है। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर कल के सत्र में मोमेंटम जनरेट हुआ है अदानी एंटरप्राइजेस पे, एंड मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट लेवल के आसपास स्विंग हो रहा है। तो जिस तरीके से RSI में एक ब्रेकआउट हुआ था, आज मुझे लग रहा है उसकी फॉलो थ्रू एक्शन नज़र आ सकती है। तो 2190 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करनी है। पहला लक्ष्य होगा 2280 का, एंड एक पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2330 का। खरीदारी करनी है अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में। अदानी एंटरप्राइजेस भी कल क्लोजिंग में वागले साहब की तरफ से चार्ट पर बाय सिग्नल तगड़े आते हुए दिखे। कल 2 बार क्लोजिंग शो में वागले साहब ने अदानी एंटरप्राइजेस खरीदारी करने की राय भी दी थी। आइए सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग।
अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे एयू बैंक के अंदर पोजीशंस लेके ट्रेड करके चलने का सलाह रहेगा। एयू बैंक के अंदर 1300 रुपए के आसपास का भाव है क्लोजिंग, वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। 1280 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकता है ट्रेडिंग के लिहाज से आज और 1-2 दिनों के अंदर 1325 से लेके 1340 रुपए तक के लेवल एयू बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा एयू बैंक। ओके, तो एयू बैंक में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से भी आती दिखे। कुणाल जी भी हमारे साथ है तैयार। आज कुणाल जी और हिमांशु जी ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना? हाँ, सबसे ज़्यादा दोनों एकदम अल्ट्रा ग्रीन, एकदम जबरदस्त। तो कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर कितनी तेजी करेंगे आप? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, आज तो बड़े दिनों बाद में एसटीएक्स देखकर अनिल जी वाकई बहुत अच्छा लग रहा है कि बड़ा गैप अप होने के लिए पूरी तरह तैयारी है। तो अनिल जी, मैंने विशेष रूप से हरी टी शर्ट खोज करके पहनी है अनिल जी आज तो। अच्छा, एसजेक्स देख के कपड़े निकालते हैं आप? अनिल जी देखिए, अनिल जी आज थोड़ा लेट उठा तो अनिल जी एसटीएक्स देख करके, वरना अनिल जी मैं आपको देख करके आमतौर पर कपड़े तय करता हूँ अनिल जी। चेंज मत करो, एसजेक्स तो एक आध दिन ही आपके लिए रिलायबल है, मैं हमेशा हूँ। तो प्लीज फॉलो मी ओनली। धन्यवाद कुणाल जी। बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स में काफी बड़ा करेक्शन आ चुका है और अब इन स्तरों पर यहां पर ये करेक्शन समाप्त हो जाएगा और कम से कम एक बड़ी पुलबैक रैली आपको डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो खरीदारी की राय है माइंडट्री पर, जिसका चार्ट काफी स्ट्रांग लगता है और नीचे के लेवल्स पर एक शानदार बेस बन चुका है। कल भी हम देख रहे थे काफी अच्छा ट्रैक्शन बन रहा था। तो खरीदारी की राय है माइंडट्री पर। स्टॉप लॉस यहां पर रखना है 3015 पर, 3015 पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। 3200 का पहला टारगेट और 3350 का इवेंचुअल टारगेट है। खरीदारी की राय है माइंडट्री पर। ओके, तो ये है आपके लिए माइंडट्री पर भी खरीदारी की राय। आईटी काउंटर्स फोकस में दिख रहे हैं कुणाल जी को, यहाँ पर रखिए नजर। कल अच्छी मूव भी आई थी आईटी काउंटर्स में, आज देखते हैं किस तरह का मूवमेंट ये दिखाएंगे। बट आज का सबसे ज्यादा खबरों वाले शेयर है अल्ट्राटेक। जबरदस्त ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं और ऑफ कोर्स जो इनका केपेक्स प्लान है, लगभग 13,000 करोड़ का जो केपेक्स प्लान है उसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अगले 3 सालों का ये प्लान आपके लिए बनते हुए दिख रहा है। अल्ट्राटेक, सुमित जी जरा चार्ट देखें इसके 6,000 के आसपास, कैसा लगता है ये? मेरे को लग रहा है दिवांशु इसके अंदर पोजिशनली ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉक में एक अच्छी खासी करेक्शन और गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अब स्टॉक लोअर लेवल से थोड़ा बाउंस बैक दिखाने का शुरुआत कर रहा है। तो यहाँ पे पोजीशंस बनाए, कोई भी डिप आता है अगर 200-300 पॉइंट का, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में एक बार 6100 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हुआ तो मीडियम टर्म के अंदर 6500 तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे और पोजिशनली तो इसमें 7000 प्लस के लेवल देखने को मिलेंगे। तो डिप्स में खरीदारी करें, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी खरीदारी की जा सकती है। ये है आपके लिए अल्ट्राटेक, जहां पर आपको रखनी है नजर। आज तो मूवमेंट में आ ही सकता है और काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं सीमेंट स्टॉक्स पर, वहाँ पर भी नज़र डालेंगे और कुछ और सीमेंट स्टॉक्स भी जो फोकस में उस पर हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू लेंगे। बट साथ ही खबरों में पावर स्टॉक्स भी आपको आज आते हुए दिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको रखनी पड़ेगी नज़र। जो कोल इंपोर्ट करने की सरकार ने कहा है इन कंपनीज़ को, अगर वो अपना टारगेट नहीं मीट कर पाते हैं तो फिर उनका जो एलोकेटेड कोटा है डोमेस्टिक कोल का, वो भी काट दिया जाएगा। एक बार जरा एनटीपीसी पर राय लेना चाहूंगा हिमांशु जी आपसे, कैसा लगता है सर एनटीपीसी का चार्ट? दीपांशु देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है एनटीपीसी का और मेरा ऐसा मानना है कि एक इंटरमीडिएट हाई बनाने के बाद स्टॉक ने एक डिसेंट कंसोलिडेशन दिखाया और वापस से स्टॉक में एक मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से डेरिवेटिव्स डेटा भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा था और जहां तक मुझे याद है शायद राकेश जी ने, कुणाल जी ने इसमें खरीदारी की राय भी दी थी 1-2 दिन पहले। फ्रेश मोमेंटम चार्ट्स पर जो है वो आता हुआ नजर आ सकता है 160-162 के ऊपर। अगर 162 के ऊपर ये स्टॉक टिकता है, निकलता है और स्पेशली अगर क्लोज होता है तो दीपांशु मुझे लगता है 180 रुपए तक के बड़े टारगेट्स के लिए एनटीपीसी में आपको खरीदारी की पोजीशन बनानी चाहिए और यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड, अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। तो एनटीपीसी पर रखेंगे नजर, बाकी जो पावर स्टॉक्स है वहां पर भी रहेगा फोकस। और एक बार कोल इंडिया पर भी राय ले लेते हैं। बंसल जी जरा कोल इंडिया का चार्ट देखें, क्या व्यू बन रहा है? 200 के करीब आने की कोशिश जरूर कर रहा है ये काउंटर, या 200 के पार जा सकता है? बिल्कुल दीपांशु, देखिए टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है और 198 के अराउंड तो चल रहा है दीपांशु। और जिस तरीके से कुणाल जी ग्रीन टी शर्ट पहन के मार्केट को ऊपर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो लेवल ऐसा, कोल इंडिया इतना भी स्लो मूवर नहीं है कि ओपनिंग में 200 रुपए के लेवल्स को किस ना करे। 200 रुपए के लेवल तो दीपांशु टूटेंगे
पहले भी 2 बार तोड़े हैं, बट मुद्दा ये है कि ऊपर सस्टेन करे। टेक्निकली तो है 220 222 के टारगेट देखने को मिलेंगे, तो 220 के ऊपर सस्टेन करेगा तब 220 222 के लेवल देखने को मिलेंगे, और चांसेस हाई हैं कि 200 के लेवल टूटेंगे और उसके ऊपर सस्टेन भी करेगा। तो ये है आपके लिए कोल इंडिया, जहां पर रखनी है आपको नज़र। पावर स्टॉक्स पर भी रखनी है आपको नज़र रहेगी। पेंट स्टॉक्स पर भी कल बढ़िया तेजी में थे, कच्चे तेल के दाम गिरे थे। हालांकि कल के मुकाबले आप देखेंगे तो तेल के दाम बढ़कर ही आए हैं, बट अब ओपेक का फैसला भी है कि वो उत्पादन बढ़ाने वाले हैं। कुणाल जी, कल की तेजी के बाद क्या एशियन पेंट्स में आज और फॉलो थ्रू मोमेंटम दिख सकता है, या फिर बर्जर पेंट्स यहां पर भी कल एक अच्छी तेजी बनी थी सर? देखिए बिल्कुल दीपांशु, चार्ट बहुत अच्छे हैं और इन स्टॉक्स में भी काफी बड़ा करेक्शन आ चुका है। नीचे के लेवल्स पर एक बेस बना है और बिल्कुल जो सपोर्ट स्तर था वहीं से इसमें एक बाउंस आता हुआ हमने देखा है। तो एशियन पेंट पे भी मुझे लगता है कि पुल बैक की पूरी गुंजाइश है। पुल बैक में स्टॉक 3000 तक जा सकता है। 3000 पर अगला मीनिंगफुल रेजिस्टेंस चार्ट पर दिखता है और वो लेवल पार हुए तो फिर 3200 के लेवल्स पे आते हुए दिखेंगे। तो 3000 मुझे लगता है कि इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। जिन्होंने कल खरीदा हुआ है होल्ड करने की राय। तो यह है आपके लिए एशियन पेंट्स होल्ड करने की राय है। बर्जर पेंट्स पर भी कल आपको अच्छी मूव आती हुई दिखी थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। मूवमेंट आएगा कुछ और ब्रॉडर मार्केट कंपोनेंट्स पर भी, उसमें से एक स्टॉक है GR इंफ्रा। यहाँ पर आपको रखनी नज़र। 1577 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। सचिन जी जरा देखें GR इंफ्रा का काउंटर कैसा लगता है सर ये चार्ट्स पर? दीपांशु, यहाँ पर मेरे पास डेटा अपडेटेड नहीं है स्टॉक में। ओके, नो प्रॉब्लम। दोबारा 1396 पर बंद हुआ था सचिन जी, कोई बात नहीं, दोबारा आपसे किसी और काउंटर पर व्यू ले लेंगे। सुमित जी, अगर आप चार्ट ढूंढ सकें तो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कल 1396 पर क्लोज हुआ है, 1577 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है। दीपांशु, स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक पिछले कई समय से एक साइडवेज रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो नीचे में भी चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिख रहा है वो है 1350 1360 के आसपास, और ऊपर में जो हडल है वो है 1440 1450। तो यहां से एक बार 1440 1450 तक का मूव देखने को मिल सकता है, और 1450 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो रैली एक्सटेंड होगी और 1500 प्लस के लेवल GR इंफ्रा के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। 1440 1450 इमीडिएट टारगेट होंगे। तो ये है आपके लिए GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इस पर भी रखनी है नज़र। ये भी एक और काउंटर है जो अच्छी मूव दिखा सकता है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, बंसल जी इसका चार्ट देखें, हालांकि मालूम था बट ये फाइनली अब हो चुका है, डिस्क्लोजर भी आ चुका है। समीर गहलोत समेत 10 प्रमोटर कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को अब पब्लिक कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया। ऑफकोर्स जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है एट द टॉप, प्रमोटर चेंज हुआ है एट द टॉप, उसकी वजह से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट वैसे तो स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, अब क्या रहा है इसके चार्ट पर सर? देखिए दीपांशु, इस पे तो $1 मिलियन की राय है। काफी लोग ऊपर में लेके फंसे हुए हैं। तो 69 रुपीज दीपांशु यहाँ पर एक मल्टी ईयर सपोर्ट है, और इस ऑनगोइंग गिरावट में भी 69 के लेवल्स को रिस्पेक्ट करा है। तो 69 के लेवल्स पर क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के एक खरीदारी की राय है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऊपर में 120 130 पर लेके फंसे हुए हैं। तो जिन्होंने ऊपर खरीदा हुआ है, यहाँ पर 69 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। और टेक्निकली मुझे लगता है यहाँ पर एक रिबाउंड टूवर्ड्स 87 88 का देखने को मिलेगा। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इस पर भी आपको एक नज़र रखनी चाहिए। ये काउंटर भी फोकस में रहेगा। DLF, सचिन जी इसका चार्ट जरा देख लें। DLF पर कोई व्यू? जो नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी है, उन्होंने 25 करोड़ लौटाने को कहा है। 3 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट को खरीदार के पास नहीं करने का आरोप लगाया गया है DLF पे। हालांकि कंपनी के लिए अमाउंट छोटा है, बट फिर भी चार्ट्स पर कोई राय? दीपांशु, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है, एंड इस ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का हायर एंड लगभग अराउंड 350 के आसपास प्लेस्ड है। तो अगर 350 निकाल जाता है तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट बन सकता है। बट फिलहाल जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है वापस एक बार 320 310 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। सो इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। मुझे लग रहा है अगर किसी को बाइंग करनी है तो 350 के ब्रेकआउट के बाद ही इसमें लॉन्ग इनिशिएट करे। फिलहाल तो डेटा काफ़ी साइडवेज है, एंड प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हम एक बार 320 315 के आसपास स्विंग करें। के लिए DLF पर आए, थोड़ी सी नेगेटिव खबर आ जाती हुई दिख रही है इस स्टॉक के लिए। आइए, सिद्धार्थ जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, और उनसे भी लेते हैं उनकी पिक ऑफ द डे। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, और गुड मॉर्निंग सभी को।
आज का जो पिक ऑफ द डे होगा वो होगा गुजरात गैस। गुजरात गैस इसीलिए क्योंकि मैं मानता हूं कि लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी और 16 लाख हाउस होल्ड कस्टमर्स है। और मैं मानता हूं कि जो जिस हिसाब से पीएनजी के कस्टमर ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं पाइप नेचुरल गैस के, और एडिशनल सीएनजी स्टेशन लगाने की बहुत सारी योजना है। गुजरात गैस बहुत बेहतरीन लग रहा है, मार्जिन दमदार, बैलेंस शीट बहुत अच्छी। अगर शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है तो 598 का, और अगर थोड़ा लंबे समय के लिए आपने रख लिया तो 775 वो होगा 6 से 12 महीने का टारगेट। ओके, 775 बड़ा टारगेट है, 598 छोटा टारगेट है। गुजरात गैस में खरीदारी करने के लिए गुजरात गैस को पसंद करने वाले हमारे एक और एक्सपर्ट भी हमारे साथ हो चुके हैं कार्यक्रम में शामिल, और वो है संदीप वागले साहब। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मैं पिक ऑफ द डे दूं उसके पहले मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप मेरे को आधा मिनट देंगे तो। जी सर बिल्कुल। अनिल जी देखिए, आपने कल आपका बर्थडे मनाया और पार्टी का ऐलान किया, और देखिए मार्केट में क्या हो गया। तो अगर ये महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार मनाएंगे और पार्टी की देंगे तो क्या हो जाएगा, आप सोचिए, नया है हो जाएगा। बात तो सही है आपकी, ऐलान करने में इतना काम हो रहा है तो हर हफ्ते ऐलान करेंगे, जरूरत क्या है, खाली ऐलान करने से ही काम हो रहा है। पार्टी नहीं भी की, ऐलान करने से हो रहा है सर काम। तो क्या अगर आप एक वादा कर पाए कि जिस दिन पार्टी दे उस दिन अगर निफ्टी 400-500 बढ़े या 1000-2000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़े, तब तो उसके बारे में गंभीरता से सोचा जाए, नहीं तो ऐलान से ही काम चल रहा है। आगे साहब बताइए। अनिल जी मेरा आज का स्टॉक होगा अशोक लेलैंड। मूव ऑन कर गए, बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया। कंडीशन वो लिखा हुआ था ना, कंडीशंस अप्लाई में। अगर वो कंडीशंस अप्लाई आपने पढ़ ली तो वो ये है ना जो आता है अपना, जैसे आप वायदा कारोबार में ट्रेड करते हैं तो कुछ 10-15-20 पेज का मैंने सुना है कि एक वो साइन करवाया जाता है, उसको आरडीडी बोलते हैं, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। कि मतलब जो भी एफएनओ में ट्रेड कर रहा है उसको वो पढ़ना चाहिए और उसको हर पेज पे साइन करना चाहिए कि मैंने पढ़ा है। जिसने वो पढ़ लिया वो कभी एफएनओ में ट्रेड नहीं करेगा क्योंकि उसमें इतनी रिस्क लिखी होती है। वैसे जैसे कंडीशन अप्लाई जिसने पढ़ लिया तो वो फिर वो प्रोडक्ट में जाएगा ही नहीं। वैसे वागले साहब ने कंडीशन अप्लाई के बाद सोचा कि सीधा पिक ऑफ द डे ही दे दिया जाए। जी सर बताएं। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे होगा अशोक लेलैंड, जिसमें कल एक ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है आज भी ये कंटिन्यू होनी चाहिए। आज 152 153 तक के टारगेट्स है आज या मे बी मंडे तक, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 141 का, वैसे 144 के आसपास का बंद है। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय वागले साहब की तरफ से खरीदारी की राय। नज़र रखिए आज के लिए अशोक लेलैंड के चार्ट पर। आइए कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर एक्सपर्ट्स की राय लेनी है। दीपक नाइट्राइट एक चार्ट व्यू भी लेंगे और एक फंडा व्यू भी लेंगे। सिद्धार्थ जी कल इनके प्लांट पर आग लगी थी, पूरे सोशल मीडिया और बाकी न्यूज़ नेटवर्क्स पर भी ये खबर फैली हुई थी। हालांकि अच्छी बात है कि जान का लॉस नहीं हुआ है, बट डैमेज असेसमेंट अभी भी चल रहा है, तो एग्जैक्टली कितना डैमेज हुआ है नहीं मालूम है। बट दीपक नाइट्राइट पर कोई व्यू सर, और इस प्लांट से कितना कंट्रीब्यूशन है या क्या फैक्टर्स हैं आपके पास, अगर कोई डिटेल्स हो इसकी तो? बिल्कुल दीपांशु, सही किया आपने मुझे पूछ लिया, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि ये दीपक नाइट्राइट का जो प्लांट है ये सबसे पुराना प्लांट था और ये बल्क केमिकल का प्लांट है। ये जो फिनोलिक्स जिसे हम फिनॉल और एसीटोन, जिसके कारण दीपक नाइट्राइट में ये जो रैली हमने देखी 2 सालों में, वो फिनॉल और एसीटोन फिनोलिक्स के कारण रैली थी। तो मैं मानता हूं ये सबसे पुराना प्लांट है, बल्क केमिकल का है। और जब केमिकल प्लांट में एक असेसमेंट है, ये मेरा अनुमान है कि जब भी केमिकल इंडस्ट्री में कोई फैक्ट्री में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो स्टोरेज में होता है, जो मशीनरी है जहां पे होती है वहां पे नहीं होता है। हालांकि कंपनी अपना बयान जरूर देगी, बट मैं मानता हूं कि इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्टोरेज में हुआ है तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बल्क केमिकल का प्लांट है तो बल्क केमिकल के प्लांट में दीपक नाइट्राइट को उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आज फिनोलिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में वो करीबन 60-70% है। तो मैं मानता हूं कि कंट्रीब्यूशन जो रेवेन्यू में इनका होगा ये प्लांट से वो मिनिमल होगा, क्योंकि सबसे पुराना है और स्टोरेज का है। सो मुझे लगता है कि अगर कोई गिरावट जो ओपनिंग में दीपक नाइट्राइट में आती है, ये मौका होगा, जिसने गाड़ी छोड़ दी है वो गाड़ी पकड़ ले। दीपक नाइट्राइट पर रखिए नजर। असेसमेंट अभी पूरा आना बाकी है, बट जो सिद्धार्थ जी के एनालिसिस है, अगर उसी के हिसाब से जाएं तो फिर इतना बड़ा आपको डैमेज नहीं होते हुए दिखना चाहिए। एक चार्ट चेक वागले साहब, दीपक नाइट्राइट कल तो वैसे डेज हाई पर बंद हुआ, 1.5% ऊपर सर।
दीपांशु, मेरा व्यू पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक 2045 2048 ये करंट लेवल्स है, एक रेजिस्टेंस है, उसके पार निकलेगा 2050 के। 30 से 40 रुपए की मूव आज के दिन में या एक आध दो दिन में आनी चाहिए। इवेंचुअली 1 से 2 हफ्ते में इसका टारगेट 2250 तक का मुझे लगता है। ऑन द डाउन साइड 1980 के नीचे ये स्टॉक जाना नहीं चाहिए, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये है आपके लिए दीपक नाइट्राइट, जिस पर आपको रखनी है नज़र। आज ऑफ कोर्स ये काउंटर भी फोकस में रहने वाला है। कुछ और भी काउंटर जो फोकस में रहेंगे, अरविंद लिमिटेड। सुमित जी, कल डील हुई है इस पर। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने करीब 16.25 लाख शेयर्स बेचे हैं 101 के भाव पर। कोई राय सर इस चार्ट पे? दीपांशु, स्टॉक के अंदर थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर ऊपर में 104 105 का लेवल टूटेगा तभी इसके अंदर बाइंग बनेगी। नीचे में अगर ये 100 के नीचे सस्टेन करेगा तो एक बार के लिए 90 रुपए से लेकर 94 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। तो मेरे को लगता है एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। फ्रेश बाइंग स्टॉक के अंदर 104 105 के ऊपर ही बनेगा। ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ही बाइंग आएगी, नहीं तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए अरविंद लिमिटेड, जिस पर आपको रखनी है नजर। देखते हैं कैसा ये स्टॉक भी आज ट्रेड में बिहेव करता है। काफी सारे और सीमेंट स्टॉक्स भी हैं जो फोकस में रहेंगे। अल्ट्राटेक तो ऑफ कोर्स फ्रंट एंड सेंटर है। सिद्धार्थ जी से अल्ट्राटेक के केपेक्स प्लान पर राय भी लेंगे, बट इसके साथ ही अंबुजा, ये इंटरेस्टिंग है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट 335, क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म 410। अंबुजा के चार्ट जरा सच जी इस पर आप अपनी राय दें। लगभग बीच में ही इन दोनों के लेवल्स के। जी दीपांशु, इनफैक्ट काफ़ी साइडवेज रहा है काउंटर, एंड जिस तरीके से फिलहाल प्लेस्ड है लगभग 380 के ऊपर के ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। जिस तरीके से ओवरऑल ट्रेंड रही है, मुझे लग रहा है एक बार तो एटलीस्ट ये 400 के लेवल वापस एक बार रिविजिट करेगा काउंटर। तो इमीडिएट बेसिस पे तो इतनी बड़ी वीकनेस नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट अगर डिक्लाइंस होते भी है तो लगभग 360 355 के आसपास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस स्टॉक ने एग्जिबिट किया है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी नीचे की तो कम लग रही है। अगर होते भी है तो यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइन की ही रणनीति होगी। इवेंचुअल टारगेट होगा अराउंड 400 तक का। ओके, तो यह है आपके लिए अंबुजा सीमेंट, जिस पर आपको रखनी नजर। श्री सीमेंट, दालमिया भारत, इस पर भी ब्रोकरेजेस के व्यू आए हैं। सिद्धार्थ जी, सीमेंट पैक आपको इस समय कैसे लग रहा है? लगभग सभी ब्रोकरेजेस पॉजिटिव व्यू के साथ आ रही हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जो अल्ट्राटेक का मेगा केपेक्स प्लान है लगभग 13,000 करोड़ रुपए का, वहां पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए दीपांशु, पहले तो अल्ट्राटेक पे हमारी बाई की राय है। हम हमारे क्लाइंट्स को यही रेकमेंड कर रहे हैं कि आप बाई कर सकते हैं ये लेवल्स पे, क्योंकि करीबन 22 मिलियन टन 22 से 23 मिलियन टन का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, जैसे आपने कहा 13,000 करोड़ का, ये काफी बड़ा और बम्पर एक्सपेंशन प्लान है। मैं मानता हूं कि 120 मिलियन टन की कैपेसिटी ऑलरेडी है। सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर देश का, और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाया है ये बजट में, और अगर ये पूरा करते हैं पूरे तरीके से, तो सीमेंट का कंजम्पशन दमदार रहेगा। ऑल्दो मॉनसून एक वीक सीजन है, क्योंकि मॉनसून में सीजनली वीक रहता है पूरा सीमेंट पैक, बट यही मौका है अल्ट्राटेक जैसी कंपनियों को खरीदने का। तो हमारी बाई की रिकमेंडेशन अल्ट्राटेक। ओके, तो अल्ट्राटेक है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय बार बार लगातार आती हुई सिद्धार्थ जी की तरफ।